नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस अकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम गहड़वाल वंश को देखेंगे। गहड़वाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश है अगर आपको भारतीय इतिहास को समझना है। ये वंश कहीं ना कहीं जुड़ा है पृथ्वीराज चौहान से, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो आज की वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह गहड़वाल वंश किस प्रकार से उदित हुआ, इसके कुछ प्रमुख राजा कौन से हैं और यह किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है। इसके साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि वह क्या पृष्ठभूमि थी जिसमें इस वंश का उदय हुआ। इतिहास की सीरीज में कई बार आपको कुछ ऐसे वंशों को देखना पड़ता है या कुछ ऐसे वंशों को पढ़ना पड़ता है ठीक से, जो एक रेफरेंस का काम करते हैं किसी बड़े वंश को जानने के लिए। जैसे जब हम चौहान राजपूतों को जानने का प्रयास करेंगे, स्पेशली उसमें पृथ्वीराज चौहान, तो उस समय गहड़वाल वंश की क्या भूमिका थी वह हमको जानना बहुत जरूरी है। तभी हम पृथ्वीराज चौहान की नीतियों के विषय में समझ पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं गहड़वाल वंश के विषय में। इतिहास की सीरीज में हमने एक ट्रेंड रखा है कि हम हर वंश को डिटेल से जानेंगे, क्योंकि कई बार मेंस में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपको ठीक से ज्ञान नहीं है उस वंश के विषय में या उससे रिलेटेड वंश के विषय में, तो आप मेंस में आंसर नहीं कर पाएंगे। बहुत मल्टी डायमेंशनल एंगल में जाकर यूपीएससी या जो अदर स्टेट सर्विसेज हैं वह भी अब आपसे प्रश्न पूछने लगे हैं। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आपको पूरी पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी। जैसे जो गहड़वाल वंश है, यह अगर हम देखें तो मुख्यतः यह कान्यकुब्ज में और काशी के क्षेत्र में केंद्रित है। कान्यकुब्ज को लेकर हम पीछे भी देख चुके हैं कि इस क्षेत्र को लेकर या इस गद्दी को लेकर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। हमने त्रिकुटीय संघर्ष देखे थे और हमने यह देखा था कि जो आपकी ये नर्मदा नदी है, यह एक प्रमुख सीमा रेखा के रूप में काम करती है, जहां से जो राष्ट्रकूट हैं और गुर्जर प्रतिहार है वह डिवाइड होते हैं। उत्तर की तरफ गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण की तरफ राष्ट्रकूट इस सीमा रेखा के आसपास ही दिखते हैं। युद्ध हमने देखा था, एक प्रमुख युद्ध हुआ जिसमें राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार आपस में लड़ रहे थे। ये सारे घटनाक्रम हम देख चुके हैं। गहड़वाल वंश के विषय में अगर हम देखें तो यह मुख्यतः केंद्रित है कहां पर, जो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है उस पे यह केंद्रित है। हम डिटेल से समझना चाहेंगे कि यह वंश उदित किस प्रकार से हुआ, इसके प्रमुख राजा कौन से हैं और उनकी प्रमुख नीतियां कौन सी हैं। जैसे अगर हम गहड़वाल वंश को देखें तो 1089 से लेकर 1197 तक यह भारत वंश में प्रमुख भूमिका में होता है। 1194 आपको अगर याद हो तो यही हुआ था चंदावर का युद्ध, और उस चंदावर के युद्ध में जो गहड़वाल वंश का राजा था जयचंद, वह युद्ध लड़ता है। हम आने वाले वीडियोस में उसको देखेंगे। तो आप रेफरेंस कनेक्ट करके चलिए कैसे गहड़वाल वंश भारतीय समाज में या भारतीय इतिहास में एक प्रमुख भूमिका रखता है। जो गहड़वाल वंश है, इनका अगर हम मूल निवास देखें तो हमको यह विंध्याचल का पर्वतीय वन क्षेत्र मिलता है। गुप्त साम्राज्य के बाद हमने यह देखा था कि जो स्थानीय शक्तियां हैं वह बड़ी मात्रा में उभर कर आती हैं। उसी क्रम में गहड़वाल वंश भी उदित होता हुआ हमको मिलेगा। जो इनका क्षेत्र है वह हमको कन्नौज के आसपास और बनारस के आसपास के क्षेत्र में दिखता है। तो कन्नौज में इनका उदय हुआ। कन्नौज में इससे पहले हमने देखा था कि प्रतिहार साम्राज्य था जो कि त्रिकुटीय संघर्ष में भाग ले रहा था। अंत में कहीं ना कहीं प्रतिहार साम्राज्य विजित होता है उस त्रिकुटीय संघर्ष में, लेकिन कुछ समय के बाद प्रतिहार साम्राज्य समाप्त हो जाता है या उसका पतन हो जाता है। तो प्रतिहार साम्राज्य की जो नींव थी उसी नींव पर दोबारा खड़ा होता है गहड़वाल वंश। ये जो गहड़वाल वंश है यह कितना पीछे तक जाता है, अर्थात जो इसकी उत्पत्ति है वह कब हुई यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम यह भी देख रहे थे कि जो ये नए वंश उदित हो रहे थे यह खुद को बहुत पुराने साक्ष्यों से या बहुत पुराने वंशों से जोड़कर दिखाते थे। जैसे महाभारत काल के वंश या रामायण काल के वंश, उनसे यह खुद को जोड़ के दिखाएंगे। इसके साथ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल, इन सब से यह उदित होते हुए स्वयं को प्रदर्शित करेंगे। हम इन सिद्धांतों को भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि यह सूर्यवंश का क्या सिद्धांत है, चंद्रवंश का क्या सिद्धांत है, और सबसे मेन जो आपका ये अग्निकुल का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या है वह हम समझेंगे। बेसिकली आप समझिए कि जो ये नए वंश हैं यह खुद को पुरानी परंपराओं से या पुराने वंशों से जोड़कर दिखाते हैं। इसीलिए हमको निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि यह वंश वास्तव में उदित कब हुए। कुछ लेखों में हम देखते हैं कि इनको क्षत्रिय माना जाता है। हमने क्षत्रिय की चर्चा की कि जो क्षत्रिय उदित हो रहे हैं उनमें कई तरह के क्षत्रिय हैं। जैसे ब्रह्मा क्षत्रिय, अर्थात ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रिय धर्म को अपना लेते हैं उनको ब्रह्मा क्षत्रिय कहा जाता है। इसी तरह से हमने देखा शूद्र क्षत्रिय, तो जो शूद्र हैं जब वह क्षत्रिय धर्म को अपना लेते हैं तब उनको शूद्र क्षत्रिय कहा जाता है। तो इसी तरह जो क्षत्रिय हैं अगर हम उनको समझें तो ऐसे लोग जो शासन व्यवस्था में हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वह क्षत्रिय की भूमिका में उभर कर आते हैं या खुद को क्षत्रिय कुल से कनेक्टेड बताते हैं। इसी रेफरेंस में
गहरवाल वंश भी खुद को क्षत्रिय बताता है कई जगहों पर, और बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो इनको क्षत्रिय मानते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको राष्ट्रकूट वंश से जोड़कर देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट वंश से ही हुई है, या राष्ट्रकूट वंश से ये लोग संबंधित हैं। हालांकि एक लेख मिलता है हमको सारनाथ, बनारस इनका फेमस क्षेत्र है, किसका? गहरवाल वंश का, और कन्नौज। तो इनके जो साक्ष्य मिलेंगे हमको वह बनारस में और कन्नौज में ज्यादा मिलेंगे। तो सारनाथ से हमको एक अभिलेख मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो गहरवाल हैं और जो राष्ट्रकूट हैं यह दोनों अलग अलग हैं। पूर्व मध्यकाल को जब हम देखते हैं तो राजपूत वंश उदित होता है, तो उन्हीं राजपूतों में इनको भी गिना जाता है। तो गहरवाल वंश की गणना राजपूत वंश में भी हो रही है। क्षत्रिय आप समझिए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे, राजपूत आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे। ऐसे राजपूत जो क्षत्रिय धर्म को अपना लेंगे वह सम्मिलित हो जाएंगे राजपूत में, लेकिन ऐसे राजपूत जो क्षत्रिय धर्म को नहीं करेंगे वह कहीं ना कहीं हमको शूद्र के रूप में भी मिलते हैं। तो राजपूत में भी आप देखिए कि जो क्षत्रिय धर्म को अपनाएंगे, क्षत्रिय धर्म कौन सा? शासन, युद्ध, नेतृत्व। तो जो क्षत्रिय धर्म को अपनाएंगे वह राजपूत क्षत्रिय होंगे। जो क्षत्रिय धर्म को नहीं अपनाएंगे उनका स्थान शूद्रों के समान हमको कई जगहों पर दिखेगा। तो जो आपका ये गहरवाल वंश है यह भी राजपूत कुल से ही संबंधित माना जाता है। इसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं अगर हम उनको देखें तो इनके प्रमुख लेख जो इनके विषय में हमको बताते हैं, इसमें एक सबसे फेमस लेख जो चंद्रदेव का चंद्रावली या वाराणसी का दानपत्र है। जो लेख आप देखेंगे उसमें कई तरह के लेख आपको मिलेंगे, जैसे दानपत्र आपको मिलेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि इस राजा ने यह दान दिया है, स्पेशली गांवों का दान हमको देखने को मिलेगा। इसी तरह से प्रशस्ति मिलेगी जिसमें राजा की प्रशंसा की जाएगी। जनादेश मिलेंगे आपको जिसमें राजा लेखों के माध्यम से लोगों को आदेश देगा। राजा की नीतियां मिलेंगी जो राजा लेखों के माध्यम से आम जनता को बताने का प्रयास करेगा। तो लेखों में आप ध्यान रखिए कई तरह के लेख आपको मिलेंगे, दानपत्र इसमें एक प्रकार है। इन लेखों के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि इन राजाओं का या किसी वंश का ऐतिहासिक विवरण किस प्रकार का है। तो हम प्रमुख अभिलेख देखते हैं या लेख देखते हैं गहरवाल वंश से संबंधित, तो हमको एक मिलता है दानपत्र। कहां पर? वाराणसी में, जिसे कहा जाता है चंद्रावली। इस चंद्रावली दानपत्र से हमको इनके साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ जो मदन पाल के राहन और बहसी अभिलेख यह भी हमको गहरवाल वंश के विषय में बताते हैं। जो गोविंद चंद है यह बहुत फेमस राजा है गहरवाल वंश का। इसका वाराणसी का और जो कमौली का ताम्रपत्राभिलेख वह भी हमको इस वंश के विषय में बताते हैं। गोविंद चंद का जो लार या देवरिया का अभिलेख है वह भी हमको इस वंश के विषय में बताता है। इसी के साथ जो कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख है वह भी हमको गहरवाल वंश के विषय में बताता है। तो आप देखिए वाराणसी के क्षेत्र में और देवरिया के क्षेत्र में, मतलब जो बेल्ट है उसी बेल्ट में हमको इनके साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं जहां इनका शासन क्षेत्र है। तो उन सब से हम इस वंश के विषय में जान पाते हैं। कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं जो इस वंश के विषय में हमको बताते हैं, जैसे चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। जो आपका यह पृथ्वीराज रासो है यह दरअसल बताता है पृथ्वीराज चौहान के विषय में। और जब हमने बात की कि गहरवाल वंश का संबंध है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज में भी आप ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को सबसे ज्यादा मान्यता मिली है या यही सबसे ज्यादा फेमस है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तो जिस पृथ्वीराज चौहान को आप जानते हैं उनका जो वास्तविक नाम ऐतिहासिक साक्ष्यों में है वह हमको पृथ्वीराज तृतीय मिलता है। चंद्रवरदाई दरबारी कभी होता है पृथ्वीराज चौहान। यह बताता है पृथ्वीराज चौहान से जुड़े घटनाक्रम को। हालांकि पूरी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है या नहीं लिखी है इस पे थोड़ा सा विवाद, क्योंकि जो इसका अंतिम पार्ट वह माना जाता है कि शायद चंद्रवरदाई के पुत्र ने लिखी है, लेकिन जो ओवरऑल मुख्य भाग है पृथ्वीराज रासो का वह चंद्रवरदाई ने लिखी है। कुछ तथ्यों को आप समझिए कि यह कैसे जुड़ा है। जब हम देखते हैं गहरवाल वंश तो इनका राजा हमको एक मिलता है जयचंद्र। इस जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। इस संयोगिता का विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। तो जो हमको कहानी पता है उस कहानी के हिसाब से जयचंद की पुत्री संयोगिता जिसका विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जयचंद नहीं चाहता था कि यह विवाह हो, तो जयचंद क्या करता है? एक स्वयंवर का आयोजन करता है। उस स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का हरण कर लेते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया था इस पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, क्योंकि यह ये मान बैठा था कि पृथ्वीराज को हराना बहुत जरूरी है। एक तरह से इसका जो सम्मान था, जो इसकी पुत्री थी, उसका हरण कर लिया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो अपने सम्मान से इसने जोड़कर देख लिया इस हरण को और एक द्वंद्व का कारण बन गया गहरवाल और चौहान वंश के बीच। तो यह सारा घटनाक्रम हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में देखते हैं। तो जो चंद्रवरदाई है वह पृथ्वीराज रासो में ऐसी बहुत सारी चीजें लिखेगा जो गहरवाल वंश के विषय में हमको जानकारी देंगी। एक अन्य ग्रंथ है
मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, यह भी हमको गहड़वाल वंश के विषय में बताता है, स्पेशली जयचंद के विषय में। एक ग्रंथ कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, यह भी हमको गहड़वाल वंश के विषय में बताता है। यह जो कृत्य कल्पतरु है, इस पुस्तक की रचना किसने की है? लक्ष्मीधर ने। और लक्ष्मीधर कौन था? गोविंद चंद्र का मंत्री। अभी हम देखेंगे इन सारे राजाओं को। तो गहड़वाल वंश का राजा गोविंद चंद्र, इसका मंत्री हमको मिलता है लक्ष्मीधर। इसने एक पुस्तक लिखी है कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, और उसी के माध्यम से हमको गहड़वाल वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बहुत सारे मुस्लिम लेखक हैं, वह भी गहड़वाल वंश के विषय में बताते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो अरब आक्रमण है, वह अरब आक्रमण अब बहुत तेजी से होने लगे हैं। तो इन अरब आक्रमणकारियों के साथ इनके लेखक भी आएंगे, जिसमें हम देखते हैं फरिश्ता को, जो जयचंद की सैनिक शक्ति का विवरण देता है। हसन निजाम को, यह भी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होने वाले युद्ध का विवरण देता है। तो इन सारे साक्ष्यों से हम गहड़वाल वंश के विषय में जानते हैं। 2-3 चीजें इसमें आप ध्यान रखिएगा। एक, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद बरदाई ने, बहुत बार पूछा जाता है। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, यह भी पूछा जाता है। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ लक्ष्मीधर ने लिखा है। और जो ये दोनों लेखक हैं, फरिश्ता और हसन निजाम, यह दोनों भी हमको गहड़वाल वंश के विषय में जानकारी देते हैं। तो इन सबसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इनका हम राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। हमने देखा कि जब प्रतिहार वंश का विघटन हो गया, प्रतिहार साम्राज्य, जिसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं, तो जब यह साम्राज्य विघटित हो गया तो समाज में एक अराजकता फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। क्योंकि जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो स्थानीय शक्तियां अपना प्रभाव फैलाती हैं, और जब स्थानीय शक्तियां अपना प्रभाव फैलाएंगी तो वह आसपास के क्षेत्रों से युद्ध करेंगी। उससे जो आम जनमानस का जीवन है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो उसी क्रम में प्रतिहार वंश जब समाप्त हुआ या विघटित हुआ तो समाज में एक अव्यवस्था फैली हुई थी। एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी जो स्थानीय शक्तियों को अपने अंदर समाहित करे और जो आम जनमानस है उसको शांति प्रदान करे। तो इसी सब में हम देखते हैं कि 1090 में एक चंद्रदेव नामक व्यक्ति है, यह कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, और इसी को माना जाता है गहड़वाल वंश का पहला स्थापित राजा। ये जो चंद्रदेव है, इसके कुछ पूर्वज भी हमको मिलते हैं, जिसमें नाम हमको मिलता है महेंद्र चंद्र का और यशो विग्रह। तो 2 नाम हमको चंद्रदेव से पुराने भी मिलते हैं, लेकिन पहली बार जो शासन स्थापित कर रहा है वह है चंद्रदेव। इसमें अगर हम देखें तो जो आपका यह यशो विग्रह है, जब समय होता है कलचुरी साम्राज्य का, यह भी हम देखेंगे इतिहास के क्रम में कि यह कलचुरी वंश कैसे विकसित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन समझ विकसित करने के लिए इनको भी जानना जरूरी है। इतिहास के क्रम में बहुत सारे ऐसे वंश होंगे जो आपको पढ़ने पड़ते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप उस वंश के विषय में जान सकें जिससे संबंधित प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कलचुरी वंश है, यह बहुत ज्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, लेकिन जब आपको गहड़वाल वंश समझना है तो आपको कलचुरी वंश को थोड़ा जानना पड़ेगा। इसी तरह से जब आपको चौहान वंश समझना है या चाहमान वंश को समझना है तो आपको गहड़वाल वंश से भी कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। भले ही परीक्षाओं में थोड़ा कम पूछा जाए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। तो जो कलचुरी वंश, इसी कलचुरी वंश में या इनके शासनकाल में यशो विग्रह एक अधिकारी के रूप में हमको मिलता है, मतलब एक स्थानीय अधिकारी था यह। और महिचंद्र हमको मिलता है चंद्रदेव के पिता के रूप में। तो महिचंद्र है चंद्रदेव का पिता, और उससे पहले हमको यशो विग्रह मिलता है। हालांकि जो महिचंद्र है यह थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र होता है, किससे? यशो विग्रह से। तो यशो विग्रह का पुत्र महिचंद्र, महिचंद्र का पुत्र चंद्रदेव, और चंद्रदेव प्रथम बार एक स्वतंत्र राजा की उपाधि प्राप्त करता है। महिचंद्र को अगर हम देखें तो इसे भी नृप की उपाधि मिलती है, लेकिन यह कलचुरियों के अधीन था। कलचुरियों से उदित हुआ यह साम्राज्य है या कलचुरियों से स्वतंत्र हुआ यह साम्राज्य है, और चंद्रदेव इसकी स्थापना करता है। 2 तथ्य हैं, आप ध्यान रखिएगा। यशो विग्रह और महिचंद्र भी इसी से कनेक्टेड है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो चंद्रदेव वह पहला व्यक्ति है जो स्वतंत्र शासन व्यवस्था को स्थापित कर रहा है। कुछ राजा इनके हैं, उनको हम देख लेते हैं, समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। जैसे चंद्रदेव, चंद्रदेव का शासनकाल 1089 से लेकर 1103 तक। उसके बाद मदनपाल 1104 से 1113 तक। गोविंद चंद्र बहुत फेमस राजा है, बहुत डिटेल से इसके विषय में हम जानेंगे। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1114 से 1155 तक। उसके बाद विजयचंद्र, इसका शासनकाल 1155 से 1169 तक। जयचंद्र, इसका शासनकाल 1170 से 1194 तक। उसके बाद हरिश्चंद्र हमको मिलता है। जयचंद्र के बाद भी हम देखते हैं कि जो गहड़वाल वंश है वह पतन की ओर अग्रसित हो जाता है या इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बाद में हमको 1-2 राजा मिलेंगे, जैसे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का शासनकाल 1194 से
1197। एक राजा हमको और मिलता है जिसे कहते हैं अदकमल्ला। अदकमल्ला का उत्तराधिकारी के रूप में हमको नाम मिलता है कई जगहों पर, लेकिन जयचंद के बाद यह डिक्लाइन होता हुआ हमको दिखेगा साम्राज्य, और हरिश्चंद्र इसका अंतिम हमको राजा मिलेगा। यह तथ्य आप ध्यान रखिए। तो ये सारे राजा हैं जो गहड़वाल वंश से संबंधित हैं। इनमें 2-3 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट गोविंद चंद के विषय में डिटेल से जानना होगा, दूसरा जयचंद, और एक नाम सिर्फ आप याद रखिए चंद्रदेव का, कि इसने गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। तो 3 प्रमुख राजा हैं, चंद्रदेव जिसने स्थापना की है, गोविंद चंद ने जिसने इसको अपने शिखर पर पहुंचाया, और जयचंद जो कि अंतिम प्रतापी राजा है इस वंश का। और जयचंद को हम ज्यादा देखेंगे चौहान वंश के साथ कनेक्टेड, मतलब उस रेफरेंस में हमको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। चंद्रदेव के विषय में अगर हम देखें तो यह गहड़वाल की स्वतंत्रता का जनक है, मतलब एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? चंद्रदेव। जो कन्नौज है वहां से हमको 4 अभिलेख और दानपत्र इसके मिलते हैं। इसमें इसको यह बताया गया है कि वाराणसी का क्षेत्र, अयोध्या का क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र पर इसका अधिकार है। जो अभिलेख हैं इसमें इसको परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर यह उपाधियां देते हुए दिखाया गया है। तो गहड़वाल वंश के जो राजा हैं वो इस तरह की उपाधियां भी ले रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। 4 अभिलेख हमको मिल रहे हैं, दानपत्र हमको मिल रहे हैं, जिनसे हमको चंद्रदेव का पता लगता है। जो इसका पुत्र है मदनपाल और जो इसका पौत्र है गोविंद चंद्र, इसका हमको बसही लेख मिलता है। यह भी हमको चंद्रदेव के विषय में बताता है। यह कहता है कि जब भोज की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद कर्ण के यश मात्र शेष बच जाने के बाद जो विपत्तिग्रस्त पृथ्वी थी, उस पृथ्वी ने चंद्रदेव को अपना रक्षक चुना। तो इस तरह से जब राजाओं के विषय में लिखा जाता है तो उनकी प्रशंसा में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा क्या जा रहा है कि भोज की मृत्यु हो गई है और कर्ण जो कि कलचुरी वंश का राजा है, इसकी भी स्थिति डिक्लाइन हो गई है। तो अराजकता फैल चुकी है और उस अराजकता से रक्षा करने के लिए स्थानीय लोगों की चंद्रदेव राजा के रूप में उभर कर आता है, या इसको राजा लोग मान लेते हैं। अब इसमें 2 तथ्य हैं। एक, विपत्ति की बात की जा रही है। विपत्ति के विषय में जब देखते हैं तो दरअसल यह माना जाता है कि यह विपत्ति शायद तुर्क आक्रमण, मतलब तुर्कों का आक्रमण हो रहा था, यही विपत्ति थी। और कर्ण की मृत्यु हो गई थी 1073 ईस्वी में, तो यह भी एक कारण था। तो 2 कारण, एक तो कलचुरी वंश कमजोर हो गया, दूसरा जो तुर्क आक्रमण है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण एक राजा के रूप में चंद्रदेव उदित होता है, या एक भूमिका बनती है, एक बेस बनता है चंद्रदेव के उदय होने के पीछे। अगर हम देखें कि जो तुर्क आक्रमण है और जो चंद्रदेव है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, तो हम देखते हैं कि जो तुर्क आक्रमणकारी हैं यह दरअसल लूटपाट करते हैं। बड़ी मात्रा में जो संपदा है इनको यह लूटते हैं और यह लूटपाट करते हुए आगरा तक पहुंच जाते हैं। तो आगरा के क्षेत्र तक इनको रोकने वाला कोई बड़ी शक्ति हमको नहीं दिखती है। इसी क्रम में हमको चंद्रदेव दिखता है जो कि काशी के क्षेत्र पर, कन्नौज के क्षेत्र पर, कौशल के क्षेत्र पर और इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। मतलब तुर्क आक्रमणकारी लूटते हुए भारतीय साम्राज्य को आगे बढ़ रहे थे और कहां तक पहुंच गए थे? आगरा तक। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए, इस लूटपाट को रोकने के लिए चंद्रदेव एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आता है और यह काशी, कन्नौज, कौशल और इंद्रप्रस्थ इन सारे क्षेत्रों को स्वतंत्र करवाता है और अपना अधिकार उन पर स्थापित करता है। तो कहीं न कहीं चंद्रदेव वह व्यक्ति है जिसने तुर्क आक्रमणकारियों को और भारत में हो रही लूटपाट को रोकने का प्रयास किया। इन क्षेत्रों में जब इसने शासन स्थापित किया तो जाहिर सी बात है इनको क्षेत्रीय शक्तियों से भी लड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो शासन व्यवस्था छोटे क्षेत्रों में स्थापित कर चुकी थी। जो तुर्क आक्रमणकारी हैं यह शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ लूटपाट ज्यादा कर रहे हैं। तो चंद्रदेव को क्षेत्रीय शक्तियों से भी युद्ध करना पड़ता है। चंद्रावती जो लेख है 1093 का, इसमें चंद्रदेव ने खुद बताया है कि इसने नरपति, गजपति, तिरुपति, त्रिशंकुपति इन सबको हराया है या इन सब पर जीत स्थापित की है। तो जो चंद्रावती लेख है वह बता रहा है कि किस तरह से चंद्रदेव ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्षेत्रीय शक्तियों से लड़ा और तुर्क आक्रमण को रोका। ये जो नरपति और गजपति है यह संभवतः कलचुरी वंश के ही राजा थे। कर्ण के बाद कलचुरी वंश कमजोर हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। चंद्रदेव कलचुरी वंश के राजाओं को भी हराता है और कलचुरी राजाओं को हराने के बाद जो गंगा यमुना का दोआब है उस पर अधिकार कर लेता है। एक विचारक हैं आर.एस. त्रिपाठी, इनका विचार है कि जो कन्नौज का क्षेत्र है उसको चंद्रदेव ने गोपाल नामक राजा से छीना था। और यह गोपाल कौन है? जिसको बदायूं और श्वेतमाहित लेखों में गादीपुराधिप कहा गया है, यानी कन्नौज का राजा कहा गया है। तो जो गोपाल है उस गोपाल को हराया किसने?
चंद्रदेव ने और कन्नौज के क्षेत्र पर अधिकार किया। अन्य क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि कलचुरी वंश के राजाओं से भी यह लड़ रहे हैं। जब यह कन्नौज को जीत लेता है, उसके बाद यह पांचाल देश पर आक्रमण करता है और उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करता है। पांचाल, आप ध्यान रखिएगा, पांचाली का नाम आपने सुना होगा, पांडवों की पत्नी, वह इसी क्षेत्र से जुड़ी है। तो पांचाल प्रदेश पर भी इसका अधिकार हो जाता है। जो इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है, वहां पर किसको हराता है? जो तोमर वंश के राजा हैं। तो तोमर वंश का शासन था कहां? इंद्रप्रस्थ में, वहां पर हराता है। गोपाल को हराता है कन्नौज के क्षेत्र में, कलचुरी राजाओं को हराता है। और तोमर वंश के विषय में हम देखते हैं कि शायद ये लोग अधीनता स्वीकार कर लेते हैं इसकी, चंद्रदेव की, क्योंकि हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो यह दिखाते हैं कि चंद्रदेव के बाद भी तोमर वंश का इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में अधिकार है। तो यह अधिकार तभी बना रह सकता है जब तोमर वंश के लोग चंद्रदेव की अधीनता स्वीकार कर लें। तो इन सारे घटनाक्रमों में हम देखते हैं कि चंद्रदेव अपने शासन को विस्तारित करता है। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चंद्रदेव ने बंगाल पर भी आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर जो पाल नरेश है, रामपाल, उसका एक सामंत है भीमशय। तो इस भीमशय ने शायद पराजित कर दिया किसको? चंद्रदेव को। तो चंद्रदेव अपने शासन क्षेत्र को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर इसको हम मैप में देखें तो शायद ज्यादा आसानी से समझ। तो आप देखिए, काशी के क्षेत्र में अधिकार कर रहा है, अन्य कुब्ज के क्षेत्र में अधिकार कर रहा है, इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में अधिकार करेगा और कहीं ना कहीं आक्रमण करेगा बंगाल के क्षेत्र में भी, जहां पर पाल राजा इसको हराते हैं। तो कलचुरी वंश, पाल वंश, तोमर वंश, इन सब से प्रतिद्वंदिता हमको मिलती है किसकी? चंद्रदेव की, या हम कहें कि गहड़वाल वंश की। और इन सब पर विजय प्राप्त करके अपने शासन क्षेत्र को यह बढ़ाता है। पाल नरेश से यह बंगाल के क्षेत्र में हार जाता है, यह भी हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रदेव शासन व्यवस्था को स्थापित करता है गहड़वाल वंश की। चंद्रदेव के बाद राजा बनता है मदनपाल, जो कि पुत्र है इसका। यह एक निर्बल शासक के रूप में हमको दिखता है और इसके समय में जो गहड़वाल वंश है वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। हालांकि इसकी रानी का हमको एक दान पत्र मिलता है, जिसमें इसको परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि दी गई है। जो उपाधि चंद्रदेव को मिली थी, उसी तरह की उपाधि हमको मदनपाल के विषय में भी मिलती है। और यह मिलती कहां से है? उसकी रानी के दान पत्र से। तो अभिलेखों में इसको ताकतवर दिखाए जाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यह एक निर्बल शासक है और इसको कहीं ना कहीं कैद भी कर लिया जाता है। जो तुर्क आक्रमणकारी थे, इन्होंने कन्नौज पर हमला किया और हमला करने के बाद इस मदनपाल को बंदी बना लिया। मदनपाल एक निर्बल शासक है, कमजोर है, चंद्रदेव जितना ताकतवर नहीं है। लेकिन इसके बाद जो राजा बनेगा गोविंद चंद्र, वह बहुत ताकतवर होगा। गोविंद चंद्र कौन? मदनपाल का पुत्र। तो जो ये गोविंद चंद्र है, इसने संघर्ष किया किससे? तुर्क आक्रमणकारियों से, और अपने पिता मदनपाल को मुक्त करवाया। इससे जो गोविंद चंद्र है, इसकी प्रशंसा पूरे साम्राज्यिक क्षेत्र में फैल जाती है कि बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, बहुत कुशल नेतृत्व करता है। ये जो मदनपाल को मुक्त करवाया गया तुर्क आक्रमणकारियों से, इसमें हमको गोविंद चंद्र की कूटनीति भी दिखती है, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो यह मानते हैं कि गोविंद चंद्र ने अपने पिता को मुक्त कराने के लिए तुर्कों को धन दिया था। मतलब जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उनको धन देकर अपने पिता को इसने मुक्त करवाया था। कुछ इस तरह के विवरण भी हमको मिलते हैं। हालांकि कुछ विवरण ऐसे भी मिलते हैं जो यह बताते हैं कि जो हमीर या अमीर हैं, इनको विवश कर दिया था गोविंद चंद्र ने, यह शत्रुता त्यागें और मदनपाल को मुक्त करें। तो मदनपाल कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाता है अपने शासनकाल में, लेकिन इसका पुत्र इसके समय काल में ही उदित होता है और एक प्रतापी व्यक्ति के रूप में हमको मिलता है। अब हम देख लेते हैं गोविंद चंद्र को। यह बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ताकतवर है। 1114 से लेकर 1155 तक इसका शासनकाल हमको मिलता है। और जो रानी राल्हा देवी है, उनका यह पुत्र है। मतलब मदनपाल पिता है, राल्हा देवी इनकी माता है। जब आप नारियों के इस तरह विवरण देख रहे हैं, जिनमें हमको नारियों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, नारियों के भी अभिलेख मिल रहे हैं, जैसे मदनपाल की पत्नी का अभिलेख, राल्हा देवी का हमको नाम मिल रहा है, उससे हम समझ पाते हैं कि गहड़वाल वंश में स्त्रियों की दशा क्या है। यह भी आप कनेक्ट करते हुए देखिएगा। अगर रानियां अभिलेख लिखवा रही हैं, राजा के विषय में लिख रही हैं, मतलब उनको राजनीतिक अधिकार कहीं ना कहीं साम्राज्य में मिला हुआ है। स्त्रियों की दशा पर आप इसको कनेक्ट करिएगा। तो राल्हा देवी से उत्पन्न यह पुत्र है। इसकी जो पत्नी है कुमार देवी, उसका भी हमको नाम मिलता है। और इस कुमार देवी ने लेख लिखवाया है कहां पर? सारनाथ में। मदनपाल की पत्नी ने भी लिखवाया, राल्हा देवी ने, और कुमार देवी भी लेख लिखवा रही हैं। कौन?
गोविंद चंद्र की पत्नी। तो इस लेख में कहा है कि जो दुष्ट तुरुष्क वीर हैं, तुरुष्क वीर मतलब तुर्क आक्रमणकारी, इन तुर्क आक्रमणकारियों से या तुरुष्क वीर से वाराणसी की रक्षा के लिए शिव द्वारा भेजा गया विष्णु का मानव अवतार हो। तो विष्णु का अवतार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा, कुमार देवी के द्वारा सारनाथ लेख में, जिसने तुर्क आक्रमण से वाराणसी या बनारस की रक्षा की है। गोविंद चंद ने बहुत सारे क्षेत्रों को भी जीता, जिसकी सूचना हमको इसके लेखों से मिलती है, जिसमें हम देखें कि जो पाली लेख है 1114 का, इसमें बताया गया है कि इसने नव राज्य गज पर अधिकार किया। बीएन पाठक का विचार है कि शायद गोविंद चंद ने जो घाघरा नदी का उत्तर का क्षेत्र है, अर्थात जो सरयू है, उसके दक्षिण के क्षेत्र को जीता और वहां अपना राज्य स्थापित किया। तो सरयू पार भी हमको गोविंद चंद्र का क्षेत्र मिलता है। गोरखपुर से हमको एक लेख मिलता है जिसमें हमको दरद गंडकी देश, अर्थात जो घाघरा है और जो गंडक है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, जिसको कहा जा रहा है दरद गंडकी, वहां पर एक राजा मिलता है कीर्तिपाल। और यह कयास लगाए जाते हैं या ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि गोविंद चंद्र ने इस कीर्तिपाल को पराजित किया था। तो वहां पर भी, या हम कहें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गोविंद चंद्र की सीमा विस्तारित हो रही है। जो लार लेख है या जो देवरिया का लेख है, इससे यह पता लगता है कि इसका क्षेत्र हमको सरयू पार भी मिलता है, क्योंकि जो सरयू पार के क्षेत्र हैं, उन सरयू पार के क्षेत्रों को यह दान में देता है, किसको? ब्राह्मणों को। तो जाहिर सी बात है कि यह इसके अधिकार क्षेत्र में है, तभी इसको यह दान स्वरूप दे पा रहा है। तो गोविंद चंद्र का क्षेत्र हमको विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यह देखें कि जो गोविंद चंद्र है और जो पाल साम्राज्य है, इसके बीच क्या कनेक्शन है, हम पीछे देख रहे थे कि गहड़वाल वंश का संघर्ष था, जहां पर इनका राजा हार जाता है। तो जो पाल साम्राज्य है, जिसका शासन क्षेत्र कहाँ है? बिहार के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में, यह गोविंद चंद्र के समय भी यहाँ पर शासन व्यवस्था को संभाले थे और इनका संघर्ष रामपाल के काल से ही चला आ रहा था। राजा बनने के बाद ये जो गोविंद चंद्र है, यह क्या करता है? बिहार के कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है, इससे पाल साम्राज्य से। और यह बात लेखों से सिद्ध होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि गोविंद चंद्र ने अपना क्षेत्र विस्तारित किया था। कहां तक? बिहार के क्षेत्र तक। हमको पटना के समीप मनेर नामक स्थान पर एक लेख मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि मड़ियारी पतला के गुड़ाव और पडाली गांवों को इसने दान में दिया था। तो फिर से वही बात कि अगर दान में दे रहा है तो इसका शासन क्षेत्र है इन अधिकारों पर, या ये क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में है। तो इससे हम यह अंदाजा लगा पाते हैं कि बिहार के कुछ क्षेत्रों पर गोविंद चंद्र का अधिकार है। और पहले अधिकार किसका था? पाल वंश का। तो जाहिर सी बात है कि पाल वंश से इस क्षेत्रों को इसने जीता होगा। जो लार अभिलेख, इससे हमको पता लगता है कि मोटाच वाड़ नामक एक ग्राम है, उसको भी इसने दान में दिया था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो मदन पाल था, उसको हराकर ही गोविंद चंद्र ने मुंगेर के क्षेत्र पर अधिकार किया था। मतलब जो ये पोटाचवाड़ नामक ग्राम है, यह कहाँ है? मुंगेर के क्षेत्र में। और मुंगेर के क्षेत्र में अधिकार किया था किसने? गोविंद चंद्र ने। हराया किसको था? मदनपाल। वहीं हम देखते हैं कि जो पटना का क्षेत्र है, अर्थात जो बिहार का क्षेत्र है, उसको किसको हरा के प्राप्त किया है? तो रामपाल। तो रामपाल को हराकर पटना के क्षेत्र में या बिहार के क्षेत्र में अधिकार करता है। मदनपाल को हराकर मुंगेर के क्षेत्र में यह अधिकार स्थापित करता है। तो पाल साम्राज्य के राजाओं से द्वंद्व है और पाल साम्राज्य के राजाओं को गोविंद चंद्र पराजित करता है, उनके क्षेत्रों पर यह अधिकार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब गोविंद चंद्र का साम्राज्य समाप्त होता है या गोविंद चंद्र का काल समाप्त होता है, उसके बाद जो ये मदनपाल है, जिसको गोविंद चंद्र ने हराया, यह फिर से अपना अधिकार स्टैब्लिश कर लेते। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो गोविंद चंद्र है, इसका कलचुरी साम्राज्य के साथ और जो परमार साम्राज्य है, उसके साथ क्या संबंध है, या किस तरह के घटनाक्रम हमको कलचुरियों के साथ और परमार राजाओं के साथ मिलते हैं। तो जो कलचुरी राजा हैं, इनको यह पराजित करता है और पराजित करने के बाद यमुना नदी और जो सोन नदी है, इनके मध्य जो स्थित क्षेत्र हैं या जो प्रदेश हैं, उन पर यह अधिकार कर लेता है। और यह बात कैसे प्रमाणित होती है? कलचुरी राजा कुछ उपाधियां धारण करते, जैसे अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, ये सारी उपाधियां कलचुरी के राजा धारण करते थे। इन सारी उपाधियों को बाद में धारण करता है कौन? गोविंद चंद्र। तो इससे यह बात स्थापित होती है कि कलचुरी राजाओं को इसने हराया था। एक लेख हमको मिलता है जो यह बताता है कि करंड और करंडतल, मतलब दो ग्राम हैं, यह पहले अधिकार क्षेत्र में थे कलचुरियों के, और इनका राजा था यश। करंड और करंडतल नामक ग्राम को गोविंद चंद्र ने दान में दिया था, किसको? एक ब्राह्मण को। तो इससे बात स्टैब्लिश होती है कि इन पर इसका अधिकार है, अर्थात इसने कलचुरी राजाओं को हराया है, उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया है। वहीं हम देखें
तो जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर शासन था किसका? परमार वंश का। एक नाटक हमको मिलता है जयचंद्र, और नाटक का नाम है रंभा मंजरी। रंभा मंजरी नाटक में जयचंद्र ने यह बात लिखी है कि गोविंद चंद्र ने दर्शान को जीता था, और दर्शान है कहां पर? पूर्वी मालवा प्रदेश में। और यहाँ शासन किसका है? परमार वंश। तो मालवा के क्षेत्र में परमार वंश का शासन है। इसी मालवा में जो पूर्वी मालवा है वहां पर दर्शान नामक क्षेत्र है जिसको गोविंद चंद्र ने जीता है। बताया किसने इस बात को? जयचंद्र ने। कहां पर? रंभा मंजरी में। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि जो परमार वंश का राजा है यशोवर्मा, इसी को संभवतः हराकर गोविंद चंद्र ने दर्शान पर अधिकार किया था। जयचंद्र यह भी लिखता है कि जिस दिन दर्शान को उसने जीता था उसी दिन जयचंद्र का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम जयचंद्र रखा गया था, मतलब जयचंद्र। तो जयचंद्र नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दर्शान को जीता था किसने? गोविंद चंद्र ने। और यह बात रंभा मंजरी में वह बता रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोविंद चंद्र का जो कलचुरी साम्राज्य है और जो परमार साम्राज्य है और उनके जो राजा हैं उनसे किस प्रकार का संबंध स्टैब्लिश होता है। हम देखें गोविंद चंद्र को एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, तो हम देखते हैं कि जो चंदेल राजा हैं, चोल राजा हैं, कलचुरी राजा हैं, चालुक्य राजा हैं और जो कश्मीर के राजा हैं, इनसे यह मैत्री संबंध भी स्थापित करता है। मतलब प्रारंभिक स्तर पर जीतता भले है लेकिन इनको अपना मित्र बना लेता है बाद में, जिससे द्वंद्व आगे न बढ़े। तो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ हमको दिखता है कौन? गोविंद चंद्र। जो पाल साम्राज्य है और उनके जो सामंत हैं उनको यह अपना मित्र बना लेता है। तो देखिए, राजा होता था मुख्य भूमिका में, राजा के नीचे होते थे सामंत। हमने सामंती व्यवस्था को देखा है। जब हम राजपूत साम्राज्य देखेंगे या राजपूतों का एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो उसमें हम इस सामंत को और डिटेल से देखेंगे, क्योंकि जो ये सामंती व्यवस्था है यह आपको मुगल काल तक या आधुनिक भारत के काल तक भी दिखेगी। तो उस रेफरेंस में हम उसको और डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था थी। यहाँ आप इतना समझिए कि गोविंद चंद्र ने क्या किया, जो सामंत थे उन सामंतों को अपनी तरफ कर लिया, उनसे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। इसी के क्रम में इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिससे इसका जो मैत्री संबंध है वह अधिक सुदृढ़ हो सके। तो इसने किया क्या? जो पीठी के चिक्कोर वंशी देवरक्षित हैं उनकी पुत्री और जो रामपाल के मामा हैं मथन देव, जो राष्ट्रकूट की दोहित्री है कुमार देवी, इनसे अपना यह विवाह करता है। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गोविंद चंद्र अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाता है। इन विवाहों से क्या हुआ? जो सरयू पार का क्षेत्र है उस पर विजय प्राप्त करने में इसको काफी सहायता मिली। गहड़वाल तथा जो चोल वंश है इनके मध्य अगर हम देखें तो किस प्रकार के संबंध हमको मिलते हैं गोविंद चंद्र के समय, तो हम देखते हैं कि जो एच.सी. रे का तर्क है वह बताते हैं कि कलचुरियों के विरुद्ध चोल साम्राज्य के लोगों और गहड़वालों का मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। मतलब जब गोविंद चंद्र कलचुरियों के विरुद्ध लड़ रहा था तो चोलों के साथ उसने मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। और इसका प्रमाण हमको कहां से मिलता है? जो कृष्णापल्ली का गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है जो कि संबंधित है किससे? चोल साम्राज्य से। तो उस मंदिर में एक लेख है जहां पर जो गहड़वाल वंश के राजा हैं उनका विवरण दिया गया है। तो यशो विग्रह से लेकर चंद्रदेव तक जो राजा हैं गहड़वाल वंश के, उनका विवरण हमको चोल साम्राज्य के मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम से मिलता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि चोल साम्राज्य के साथ मैत्री संबंध है। गहड़वाल और कलचुरी शासक, इनको अगर हम देखें तो जो तुम्बाड़ का कलचुरी शासक था जाजल्य देव, इस जाजल्य देव को गोविंद चंद्र ने क्या किया? अपनी ओर मिला लिया। तो दो शत्रु आप देख रहे थे, एक जैसे पाल, तो पालों के सामंतों को अपनी ओर मिला लिया। कलचुरी के जो शासक हैं इनके भी एक तरह से जो सामंत हैं उनको भी यह अपनी तरफ मिला लेता है। अन्य जो शासक हैं जैसे चोल शासक, चंदेल शासक, चालुक्य शासक, कश्मीर के शासक, इनसे यह मैत्री संबंध स्थापित करता है। तो जो शत्रु हैं उनके सामंतों को अपनी तरफ कर लेता है और जो अन्य राजा हैं शक्तिशाली उनको यह अपनी तरफ करता है मैत्री संबंध के द्वारा या वैवाहिक संबंधों के द्वारा। जो चालुक्य वंश के शासक हैं उनके साथ क्या करता है? प्रबंध चिंतामणि से हमको यह पता लगता है कि जो चालुक्य नरेश है जय सिंह सिद्धराज, इसने अपना एक दूत भेजा है कहाँ? कन्नौज के दरबार में। और यहाँ राजा कौन है कन्नौज में? गोविंद चंद्र। तो राजनीतिक संबंध हमको दिखते हैं किससे? चालुक्य वंश के साथ। कश्मीर के जो शासक हैं अगर हम उनको देखें तो किस तरह के संबंध हैं? कल्लर की राजतरंगिणी यह बताती है कि कश्मीर और कन्नौज के मध्य मैत्री संबंध है। कुछ अन्य विशेषताएं जो गोविंद चंद्र को ज्यादा महान बनाती हैं या ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपसे पीछे बताया था कि सबसे फेमस राजा हमको मिलेगा या सबसे प्रतापी, शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रख्यात राजा हमको मिलेगा गोविंद चंद्र। तो उसकी जो विशेषताएं हैं
उसको हम समझ लेते हैं। इस गोविंद चंद्र ने अनेक दान पत्र जारी किए, अनेक सिक्के जारी किए, जिससे हमको गोविंद चंद्र के विषय में काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे करचुरी जारी करते थे बैठी हुई लक्ष्मी शैली के सिक्के, मतलब ऐसे सिक्के जिसमें लक्ष्मी देवी को बैठे हुए आसन में दिखाया गया था। इसी तरह के सिक्के हमको गोविंद चंद्र के भी मिलते हैं। अब इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि गोविंद चंद्र किस तरह की मान्यताओं को सपोर्ट कर रहा है। गोविंद चंद्र ने क्या किया, कन्नौज को एक महत्वपूर्ण नगर बना दिया पुनः, मतलब बीच में थोड़े समय के लिए कन्नौज का महत्व घटा था। हम देखते हैं पहले मगध का जो है बहुत महत्व है, उसके बाद कन्नौज एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। कुछ समय के लिए कन्नौज का महत्व कम होता है, लेकिन गोविंद चंद्र उस महत्व को पुनः स्थापित कर देता है। स्पेशली महत्व कम होगा मदन पाल के समय, मतलब मदन पाल के समय जो गहड़वाल वंश है वह थोड़ा कमजोर होता है। और उससे पहले भी हम देखेंगे कि जब गहड़वाल वंश स्थापित नहीं होता है उस समय भी जो महत्व है कन्नौज का वह थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन गोविंद चंद्र क्या करता है, इस महत्व को पुनः स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, मैत्री संबंध स्थापित करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। उन सबके माध्यम से कन्नौज को यह महत्वपूर्ण बना देता है। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे विद्वान हमको गोविंद चंद्र की सभा में मिलते हैं और एक उपाधि मिलती है हमको गोविंद चंद्र से संबंधित विविध विद्या विचारवासपति। तो यह उपाधि संबंधित है किससे, गोविंद चंद्र से, जिसका मंत्री है लक्ष्मीधर। इसने एक ग्रंथ लिखा है कृत्य कल्पतरु, यह हमने पीछे भी देखा था। तो विद्वानों को यह संरक्षण दे रहा है और उसके माध्यम से हम इसकी विशेषताओं को समझ पा रहे हैं कि ये जानता है कि किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो ये लक्ष्मीधर है और इसकी जो पुस्तक है कृत्य कल्पतरु, इसकी रचना के कारण गोविंद चंद्र एक उपाधि देता है मंत्र महिमा का आश्चर्य। लक्ष्मीधर को क्या कहा जा रहा है, मंत्र महिमा का आश्चर्य। ये अन्य धर्मों को भी मान्यता देता है। जैसे इसके एक अभिलेख से हमको पता लगता है कि यह सूर्य को, शिव को, वासुदेव को, इन देवताओं की पूजा तो करता ही है, लेकिन उसके साथ जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको भी यह मान्यता देता है। जैसे जो बौद्ध भिक्षु हैं शाक्य रक्षित तथा चोल देश के जो उनके शिष्य हैं बागेश्वर रक्षित, इनके सम्मान में यह जेतवन बिहार को 6 गांव दान में देता है। तो बागेश्वर रक्षित और शाक्य रक्षित को 6 गांव यह दान स्वरूप देता है, जिससे जो ये जेतवन बिहार है इसका संचालन ठीक से चल सके। तो इस तरह हम समझ पा रहे हैं कि गोविंद चंद्र इतना प्रभावशाली राजा है इस गहड़वाल वंश। आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के राजाओं को भी देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कवर कर पाना शायद आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गोविंद चंद्र के बाद जो प्रमुख राजा हैं वह कौन से हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।